यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लगा लेते हैं ना। यहाँ पे कुछ इंडिकेशन दिया हुआ है और वो जो इंडिकेशन है ना, इंडिकेशंस जो है ये बता रहा है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्टिंग के लिए, इंडिकेशंस फॉर द बोन मिनरल डेंसिटी। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ, एक्चुअली में इसके बारे में पिछले क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन मेंशन की गई है क्लिनिकल इंडिकेशन की, जिसके लिए बोन टेस्टिंग की आवश्यकता पड़ती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और बोन टेस्टिंग कुछ खास चुनिंदा लोगों में होना चाहिए, जैसे कि जो एज फैक्टर, इसमें जो सबसे बड़ा मायने रखता है कि बोन हम लोग का डेंसिटी कब घटता है, जब हम लोग भी ज़्यादा बूढ़े होने लगेंगे, ठीक है ना। तो एज फैक्टर एक होता है जिसके कारण जो है इंसान का जो बोन की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, वो घटने लगती है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों को पहले से प्री प्लान्ड होना चाहिए और पहले से ये पता करना चाहिए कि एज फैक्टर के कारण क्या हड्डियों पे कोई बुरा असर तो पड़ नहीं रहा। इसलिए कि यूजुअली होता क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, फिर इंडिया में खास करके विटामिन डी की कमी होती है, जबकि यहाँ सूरज की किरण सबसे ज़्यादा है ना। और ऐसा इसलिए होता है कि जो लोग हैं वो ज़्यादातर अपार्टमेंट्स में रहते हैं और वहाँ पे कोई ऐसा प्रावधान नहीं रहता, ओल्ड एज पीपल को धूप नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से विटामिन डी की कमी होती है। और विटामिन डी जो है रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो चूंकि विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम जाहिर है कम रहेगा, है ना। बोन्स के मिनरल की डेंसिटी क्या होगी, रिड्यूस होने लगेगी, ठीक है। तो इस कारणवश जो है बोन की डेंसिटी घटने लगती है। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो महिलाएं 65 साल की हैं या जो पुरुष 70 वर्ष के हैं, है ना, उनका हड्डी का जो है एक बोन डेंसिटोमेट्री का टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये एज है, ठीक है। इसके बाद अडल्ट में फ्रैजिलिटी होने के कारण फ्रैक्चर हो जाता है, बोन फ्रेजाइल पैथोलॉजिकल कंडीशन से होता है। अब रही बात की पैथोलॉजिकल कंडीशन मतलब बीमारियां, हड्डी का रोग जिसकी वजह से हड्डी काफी फ्रेजाइल हो सकता है। अडल्ट विथ डिजीज और कंडीशन एसोसिएटेड विथ लो बोन डेंसिटी, वो अडल्ट जिनको वो बीमारियां हैं, इसी को थोड़ा सा घुमा के दिखा है, बीमारियां हैं जिसमें बोन की डेंसिटी घट जाती है। कोई अडल्ट, ठीक है, यंग अडल्ट मेडिकेशन ले रहा है, दवाइयां ले रहा है, किस तरह की दवाइयां, कैल्शियम शेल कैल, है ना, क्योंकि उसके बोन की डेंसिटी घट गई है। तो क्या वो शेल कैल लेने के कारण या कैल्शियम की कोई भी गोली लेना या उसका सस्पेंशन पीने के कारण क्या उसकी हड्डी मजबूत हुई, उसने विटामिन डी भी लिया और कैल्शियम भी लिया जब उसकी हड्डी कमजोर हो गई थी, लेकिन बाद में क्या क्या उसकी हड्डी मजबूत हुई कि नहीं, इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को समझने के लिए बोन मिनरल डेंसिटी एक अडल्ट व्यक्ति में भी होता है और होना चाहिए। anyone being treated with low bone density to monitor treatment effect, ये सब बात का निचोड़ यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको मैं पूरा इस राउंड कर देता हूँ, पूरा ठीक है, घेरा कर दिया। इसमें बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो जिसको कोई भी हड्डी से संबंधित रोग है, जिसमें हड्डी की घनत्वता कम होती है और उसके बाद उसका इलाज चलता है, तो ट्रीटमेंट के समय कितना प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ, कितना बेहतर हुआ, यानी कि हड्डी पहले से डेंसिटी में बढ़ती जा रही है कि नहीं, ये चीज को चेक किया जाता है। एनीवन नॉट रिसीविंग थेरेपी, अगर किसी व्यक्ति को थेरेपी नहीं मिलता है
इन whom evidence of bone loss, खास करके उस व्यक्ति में जिसमें बोन लॉस होता है, तो उसके लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है? बोन के ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो महिलाएं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वो अपना दवा खाना बंद कर देती है। ठीक है, ट्रीटमेंट उनको नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या स्थिति है उसको भी चेक किया जा सकता है। आज की जो मुख्य टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है बोन फिजियोलॉजी एंड रीमॉडलिंग। ठीक है, बोन क्या है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है ना बोन्स, और फिजियोलॉजी तो स्ट्रक्चरल यानी कि बोन खुद में क्या है? एनाटॉमी है। ठीक है, और फिजियोलॉजी फंक्शन। ठीक है, एंड रीमॉडलिंग, री माने दोबारा, मॉडलिंग होना, जैसे कोई चीज पुरानी है ना, 5 साल पुरानी हो गई कोई चीज, 6 साल पुरानी, उसको हम लोग मॉडल कैसे कर सकते हैं? उसके ऊपर पेंट कर दिया, उसको थोड़ा चमका दिया, तो वो फिर नया टाइप का हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं रीमॉडलिंग। ठीक है, तो हड्डी की भी रीमॉडलिंग होती है। पुरानी हड्डी पुरानी हमेशा नहीं रहती, वो समय के साथ साथ नई होती चली जाती है, क्योंकि पुराने सेल्स जो हैं वो सारे सेल्स रिमूव होते हैं और नए सेल्स वहां पे आके जमा होते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बोन की रीमॉडलिंग। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये एक फंक्शन है, और ये एक फंक्शन है यदि, तो ये एक फिजियोलॉजी है ना, ये एक फिजियोलॉजी है। अब समझिए, एक इंसान का अगर स्केलेटन की बात करते हैं, एक मनुष्य की के स्केलेटन की बात करते हैं, तो स्केलेटन बहुत सारे हड्डियों के समूह से मिलकर के बना है। क्लियर? ठीक है ना, बहुत सारी हड्डियां मिली आपस में, तो पूरा स्केलेटल सिस्टम, शरीर का हड्डी का ढांचा तैयार हो जाता है। ठीक है, और ये जो हड्डियां होती हैं ओवर 200 है ना, यानी कि 206 या 208 है ना, हड्डियां आपस में, ये गलत नहीं बोल रहा है, 200 से ऊपर बोल रहा है, तो 200 से ऊपर हड्डियां आपस में मिलकर के स्केलेटन बनाती हैं, और हर हड्डी की साइज अलग 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 होती है। कुछ हड्डी बहुत छोटी होती है, सीसम सीड की तरह, पता है, जैसे कि सीस्मॉइड बोन। हमारे हाथ का अगर एक्सरे कराइएगा तो थंब के नीचे यहां पर एक छोटी सी हड्डी दिखाई देगी, जिसको हम लोग कहते हैं सीस्मॉइड बोन। इसके अलावा हमारे कान में भी हड्डी होती है ना, इनकस, मैलुअस और स्टेप्स, तो ये सारी हड्डियां भी काफी छोटी होती है, छोटी छोटी हड्डी होती है। ठीक है, और ये जो छोटी हड्डियां होती हैं, है ना, ये जो छोटी हड्डियां होती हैं, इसके अलावा शरीर में उससे बड़ी हड्डी, उससे बड़ी हड्डी और उससे बड़ी हड्डी, यानी कि हड्डी को भी टाइप में बांटा गया है ना, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इस तरह। ठीक है, अब आइए, सीस्मॉइड बोन जो सबसे बड़ा बोन है वो पैटेला है। पहले माइक्रोफोन को बंद, रेडमी का माइक्रोफोन ऑन है। चलिए ठीक है, सवाल करना हो तब माइक्रोफोन खोलिएगा। तो जो सबसे बड़ी सीस्मॉइड बोन है, सीसम सीड के जैसी, उसको हम लोग पैटेला के नाम से जानते हैं। एनीवे, अभी हम ऑस्टियोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी का ही एक पार्ट पढ़ा रहे हैं, जिसको कहते हैं बोन फिजियोलॉजी। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग स्ट्रक्चर में ना जाएं तो बेहतर है। डिफरेंट साइज की होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग बनावट होता है, ये तो आप जानते हैं। और ये
वेराइटी ऑफ रोल प्ले करती है हमारे बॉडी में, है ना। किस तरह का रोल प्ले करती हैं? हमारे हाथ को घुमाना, हमारे बॉडी का मूवमेंट होना, हमारे शरीर का स्ट्रक्चर देना, और इवन मेंटेन करती है हमारे हेल्थ को, और हम वेल बीइंग रहते हैं। कैसे? अगर हम चेस्ट कैविटी की बात करते हैं, यहां पर की जितनी हड्डी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिब्स, ये हमें कैसे वेल बीइंग बनाती हैं? देखिए, जो भी सोफेस्टिकेटेड ऑर्गन है, जिसपे ट्रॉमा हो जाए, चोट लग जाए, तो इंसान की मौत भी हो सकती है। जैसे कि हार्ट हो गया, तो हार्ट क्या है, इस केज के अंदर, थोरैसिक केज, हड्डियों का ढांचा का एक पिंजड़ा है, जिसको थोरैसिक केज कहते हैं। इसके अंदर हार्ट है, इसके अंदर लंग्स है, तो इसको ये प्रोटेक्ट करता और हमें वेल बीइंग रहने देता है। हम लोग इस तरीके से, हड्डियां हमारे शरीर के दूसरे ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करती हैं और बचाती है, ठीक है। बोन्स प्रोवाइड द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ आवर मसल। अब ये जो हड्डियां हैं, ये हमारे स्ट्रक्चर, जो भी रचना है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ आवर मसल। मसल है, तो मान लीजिए कि एक हड्डी मैंने बनाया यहां पे, ठीक है, एक हड्डी बनाया, तो इसके ऊपर, इसी के ऊपर क्या रहता है, इसके ऊपर क्या रहता है, मसल, है ना। इसके ऊपर रहेगा मसल्स, इसके ऊपर मसल्स रहता है ना। और ये मसल्स को अपने में जोड़े रहती हैं, ठीक है। तो हड्डियों से क्या जुड़ता है, मसल, तो ये फ्रेमवर्क है मसल के लिए। एंड अलाउ अस टू स्टैंड अपराइट, और हमें सीधा खड़ा होने योग्य भी बनाती है। यह हड्डियों का कमाल है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं, हम सीधे पोस्चर में बैठ सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं। ये सारी चीज जो है हड्डियों का खेल है ना। अपराइट एंड मूव अबाउट। बोन ऑल्सो इन केस एंड प्रोटेक्ट सेंसिटिव ऑर्गन। ये बात तो मैंने पहले बोला, अपने एक केस की तरह बनाती है हड्डियां, और प्रोटेक्ट करती हैं जो भी सेंसिटिव ऑर्गन है बॉडी की, जैसे कि खोपड़ी, स्कल, है ना। स्कल क्या करता है, इसके अंदर ब्रेन बॉक्स, ये ब्रेन बॉक्स कहलाता है। ये मस्तिष्क जो सबसे सॉफ्ट है, इसकी टिश्यू सबसे ज्यादा सॉफ्ट है ना। इसको तो फिंगर से ऐसे कीजिएगा तो डैमेज हो जाएगा, ऐसा करके स्ट्राइक कीजिएगा, कस के हिट कर दीजिएगा तो डैमेज हो जाएगा। इसको एक हार्ड स्कल की हड्डी प्रोटेक्ट कर रही है। हार्ट को स्पाइनल कॉर्ड, जो कि पार्ट है हमारे ब्रेन से निकलता है ना। मस्तिष्क है, मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क ही कब से निकलता है ना, स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड को भी हमारी रीढ़ की हड्डी प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एंड आईज फ्रॉम इंजुरी, और हमारे आंख की ऑर्बिट, हमारे आंख को भी बचाती है एक्सटर्नल फोर्स से, बाहर की कोई चीज से प्रोटेक्ट करती है चोट लगने से। इसलिए कि ये कटोरा की तरह है, ऐसा कैविटी है आईज के अंदर, ये जो है ऑर्बिट जो है कटोरा की तरह, इसके अंदर पूरा आई बॉल है, राउंड ऐसा, है ना। तो उसको क्या कर रही है, पूरे को प्रोटेक्ट कर रही है। टिथ के बारे में बोलता है। दांत हार्ड और स्पेशलाइज्ड बोन होता है। दांत कैसा होता है, हार्ड और स्पेशलाइज्ड बोन होता है, और ये प्रोवाइड करता है न्यूरिशमेंट, हमारे शरीर को न्यूरिशमेंट देता है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। कैसे न्यूरिशमेंट देता है, कि हम जो चीज भी खाते हैं, है ना, चाहे ब्रेड खाएं, चाहे राइस खाएं, तो हम दांत से उसको क्या करते हैं, चबाते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, है ना। और टीयर करते हैं, टीयरिंग आवर फूड, हम अपने भोजन को चीर सकते हैं उससे, है ना। चाहे वो मांस हो, चाहे मछली हो, चाहे वो रोटी हो, वाट एवर, तो उसको टीयर करने भी मदद करता है। तो जब हम इसको चबाते हैं, तब हमारे बॉडी के अंदर, हम ओसोफेगस से भोजन को लेते हैं, स्टमक में जाता है, उसके बाद पाचन क्रिया चलती है, तो इनडायरेक्टली तो बोल सकते हैं कि न्यूरिशमेंट देता है, ग्राइंडिंग करता है। द टाइनिएस्ट बोन ऑफ द बॉडी
आर दोज दैट रिसाइड इन द इनर ईयर। कान के अंदर की मौजूद हड्डियां जो हैं वो छोटी हड्डियां होती हैं, टाइनिएस्ट बोन कहलाता है, और ये मदद करती है ना, ट्रांसमिशन पाथ फॉर साउंड वाइब्रेशन। हमारे कान में छेद है, मेरे भी कान में छेद है, आपके भी कान में छेद है, तो वो एक विस्टिब्यूल है, वो एक पैसेज है, वो एक रास्ता है जिससे आवाज की या ध्वनि की वेव, है ना, मैं जो बोल रहा हूं मेरी भी वेव आपको ऑडियो के जरिए जा रही होगी, जो एक वेव के रूप में जा रही है, तो आपके कान के अंदर गई, उसके बाद ये पहुंचाती है, इसमें हड्डी बहुत सहायक हेल्प करती है, ट्रांसमिशन पाथ बनाती है और हमारे ब्रेन तक जाता है, और वहां पर जो भी हो उसकी प्रोसेसिंग होती है और ब्रेन उसको एसेस कर लेता है और हम लोग सुन सकते हैं, है ना, इनेबल टू हियर, इस तरह हम आवाज को सुनते हैं। तो हड्डी का रोल चलना फिरना खाना पीना के अलावा सुनने में भी बहुत बड़ा योग है ना, क्योंकि ये कान का एक स्ट्रक्चर बना रही है, जैसे स्पीकर है, तो स्पीकर का जो मुख्य चीज होता है ना, लाउड स्पीकर का, उसका जो फ्रेमवर्क होता है, नहीं इसलिए कि उसका पेपर कैसे लगाया जाएगा, तो उसमें कॉइल कैसे डाला जाएगा, ठीक है, तो जो ईयर ड्रम है वो कहाँ फिक्स होगा, जब हमारी कान की हड्डियां होंगी ही नहीं, पैसेज कैसे बनेगा, नहीं, तो ये साउंड के ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, वेव को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। Bones also play hidden but equal important role in biochemistry of body, serving the reservoir of calcium which is essential for proper nerve conduction and muscle action. बोन एक छुपा हुआ काम करती है, एक नहीं कई, मैं कई बताऊंगा, यहां पर जो लिखा है वो मैं पहले बताता हूं। यहां पे लिखता है कि हड्डियां जो है कुछ छुपा हुआ काम करती हैं, कितनी यूनिक बात है ना, हिडन वर्क करती हैं, जिसमें एक बात को समझ लीजिए, इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है ना, बायोकेमिस्ट्री का आपके बॉडी में, कि ये कैल्शियम का रिजर्वायर है, यानी कि इसमें जो ये हड्डी क्या चीज से बनी होती है, कैल्शियम भी इसमें होती है ना, अच्छे खासे मात्रे में कैल्शियम होते हैं, और कैल्शियम कम होने का मतलब है कि हड्डी कमजोर हो जाए, तो ये जो हड्डियां हैं ये कैल्शियम को रखती हैं, लेकिन क्या हमारे शरीर में कैल्शियम हड्डी के लिए जरूरी है? कोई लोग माइक्रोफोन ऑन करके बताइए तो, कैल्शियम हड्डी के लिए जरूरी है कि और भी कोई काम के लिए जरूरी है? एनीवन एनीवन प्लीज? आकाश कुमार सिंह, गौरव प्रकाश, एनीवन माइक्रोफोन ऑन करके बता सकते हैं आप लोग कि क्या कैल्शियम हमारे शरीर के लिए, हड्डी के लिए जरूरी है कि और भी कोई काम के लिए? नहीं, एनीवन? और किस काम के लिए है सर? और किस काम के लिए? तो सुन लीजिए जी सर, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, हमारे हृदय का चलना, मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना, या मांसपेशी में, ठीक है ना, कैल्शियम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक। हमारे रक्त में एडिक्वेट अमाउंट में कैल्शियम होना चाहिए, जिसको लगातार हमारी बॉडी यूज करती रहती है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, और हड्डी में भी कैल्शियम होता है जो हड्डी को मजबूती देती है, लेकिन सपोज दैट क्राइसिस के समय अगर किसी को कैल्शियम एडिक्वेट अमाउंट में बाहर से नहीं ले पाए, हम मिल्क के फॉर्म में नहीं ले पाए, है ना, या जो हमारे न्यूट्रिएंट है उससे नहीं ले पाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल जब डाउन होगा, ठीक है, ज्यादा होना भी खतरनाक है और बहुत कम होना भी खतरनाक है, तो एडिक्वेट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बहुत कम अगर हो जाता है तो एक सिग्नल जाता है और हड्डी उसको क्या करती है, डोनेट करती है, दान करती है कैल्शियम, क्योंकि ये एक स्टोर हाउस है, कैल्शियम का एक स्टोर हाउस है, लेकिन ये कुछ पल के लिए होना चाहिए, कुछ
सप्ताह के लिए होना चाहिए। ये अगर लंबे समय तक ये प्रोसेस चलेगा तो हड्डी दान करते करते गरीब हो जाएगी और हड्डी कमजोर होगी, हड्डी में ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाएगी। बात समझ में आ गया? इसलिए कैल्शियम हमको लेना चाहिए, लेकिन किसी ऐसे विपदा में, कोई ऐसी कंडीशन में जब कैल्शियम बॉडी नहीं बना पाती है तो ये रिजर्वायर का काम करता है। ठीक, तो ये बहुत बड़ा काम है बोन का। ठीक है, बोन का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और हिडन काम है। हिडन क्या, दिखाई देने वाला काम है कि हड्डियां जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, ठीक है, इसके बीचों बीच वो नली के तरह होती है, ट्यूब के तरह होती है, पाइप के तरह होती है, वो नली के तरह होती है और उस नली के अंदर बोन मैरो रहता है और वो बोन मैरो क्या बनाता है, रेड ब्लड सेल, WBC, ये सब बनाने में मदद करता है। तो कैल्शियम, ये हड्डी इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम एंड इवन इट लॉज बोन मैरो इनसाइड। वो बोन मैरो को अपने अंदर लॉजिंग होने के लिए, रहने के लिए जगह देती है। बोन मैरो इसका घर है ना। बोन मैरो इसके अंदर रहता है, इसके अंदर बहुत हिफाजत से रहता है। हड्डी तो खुद इतनी मजबूत होती है कि बॉडी के दूसरे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन वो एक मदर की तरह, माँ की तरह, है ना, अपने भीतर जो है एकदम अच्छे से बोन मैरो को रखती है। मैंने बोला था अभी, ब्रेन इतना सॉफ्ट होता है कि उसको ऐसे हिट कर दिया जाए उंगली से तो वो डैमेज हो जाएगा। बोन मैरो तो उससे भी ज्यादा सॉफ्ट होता है, समझ गए, उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। which is essential for proper nerve conduction and muscle action। कैल्शियम का एक काम ये भी है, मैंने बताया था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेगा, तो मसल का एक्शन, हम अगर हाथ को ऐसे करते हैं तो उसमें भी कैल्शियम रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, और दूसरा नर्व का कंडक्शन। हमारा नर्व क्या है, ब्रेन से मैसेज, स्टिमुली ट्रांसफर होती है ना। तो ये जो ट्रांसफर होना और ब्रेन तक मैसेज जाना, है ना, इसमें कैल्शियम का रोल होता है। तो ये नर्व कंडक्शन में भी मदद करती है। बिकॉज कैल्शियम इंपॉर्टेंस, इट्स लेवल इन ब्लड इज क्लोजली मॉनिटर एंड रेगुलेटेड। क्योंकि कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, हमारे शरीर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना, एक इंपॉर्टेंट मिनरल है और इस मिनरल को बराबर होना ही होना चाहिए हमको हेल्दी जिंदगी काटने के लिए। तो ये जो कैल्शियम है ये इंपॉर्टेंस रखता है और इसका लेवल जो ब्लड में होता है इसको क्लोजली मॉनिटर और रेगुलेट करना चाहिए। रुक जाइए, मैं अटेंडेंस ले लेता हूं सबसे पहले, ठीक है ना, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। चलिए, हो गया। अब ये कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लड इज क्लोजली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड। इफ इट फॉल टू लो कैल्शियम, अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो इसको रियलाइज किया जाता है क्या, वो जैसे हड्डी का घनत्वता देखने के लिए बोन डेंसिटोमेट्री होनी चाहिए, इसी तरह ब्लड के अंदर का कैल्शियम देखने के लिए पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना, खून का जांच होना चाहिए और उसमें यह मॉनिटर करना चाहिए कि कैल्शियम कहीं
फॉल तो नहीं हुआ, वो घटा कि नहीं। अगर कैल्शियम लो होता है ना, तो बोन से ये रिलीज होने लगता है। ये बात मैंने बताया क्योंकि ये एक रिजर्वायर है, तो बोन मेंटेन करेगा प्रॉपर लेवल ब्लड में, है ना। अगर कैल्शियम का लेवल बहुत हाई होगा तो इसको भी मेंटेन करता है बॉडी, प्रॉपर लेवल लाता है, जिसको हम लोग कहते हैं होमोस्टेसिस, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है। वो इस चैप्टर में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि ब्लड में अगर कैल्शियम ज्यादा होगा तो बॉडी ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल कर लेती है एक प्रोसेस से, जिसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर कैल्शियम कम रहता है तो वो हड्डी से ले करके उसको पूरा कर लेती है, लेकिन हड्डी से बार बार नहीं लेना चाहिए, इतना ही लेना चाहिए जब जरूरत पड़े इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है। और ब्लड में कैल्शियम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो वो डिपॉजिट होने लगेगा, इधर उधर जमा होगा, ब्रेन के सेल पर जाके जमा होगा, यहां वहां, ठीक है। और यहाँ पर तो बोन फिजियोलॉजी एंड रिमॉडलिंग ही चल रही है, ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ आवर मसल, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हमारे मसल का। अलाउ स्टैंड अप राइट एंड मूव अबाउट, ये पुरानी चीज को यहाँ पे रिपीट किया है। सपोर्ट करता है बॉडी को, प्रोटेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन को, है ना, कि आसानी से हम मूव कर सके, कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो सके, है ना। हड्डी ही का रोल है कि हम बोल भी पा रहे हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं, हम बोल इसलिए सकते हैं कि हमारा जो पैरेंग लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स है, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, जो कार्टिलेज का बना होता है, बहुत सारे कार्टिलेज होते हैं, थायराइड कार्टिलेज होता है, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज होता है, कोई कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज हो, सब मिल करके जो है एक लैरिंग्स का निर्माण करता है। लैरिंग्स को हम लोग जो है इस तरह का होता है लैरिंग्स, है ना, विंड पाइप से अटैच रहता है और इसमें एक इपिग्लॉटिस लगी रहती है, आप लोग जानते होंगे। तो इसमें वोकल कॉर्ड होता है जो वाइब्रेट करता है तो आवाज निकलती है, ठीक है। लेकिन हड्डी ही का एक हिस्सा है कार्टिलेज, हटाइए, जब कैल्शियम इसमें कम रहता है, चलिए हटाइए, कार्टिलेज को हम अभी बोन में नहीं शामिल करते हैं। तो आपको बोलने के लिए क्या करना होता है, ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, साउंड का प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन आवाज को काट करके जो निकालते हैं और उसको जो बोलते हैं, तो वो क्या कर देखिएगा कि मेरा जो टंग है वो भी रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वो टकरा कहाँ रहा है, पेलेटाइन बोन पर, ऊपर वाला, है ना, ऊपर का बोन पर वो जाके टकरा रहा है। अगर ऊपर में बोन नहीं रहती तो क्या आवाज निकलता? नहीं। और मुंह को खोलना बंद हम कर ही नहीं पाते तो आवाज निकलती नहीं निकलती। इसलिए हड्डी जो है कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन बात करने में, और बात करने के बाद कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है, सुनना भी होता है, तो कान से हियरिंग कराने में भी, है ना। और दो आदमी में आपस में बात करना या किसी सामान का आदान प्रदान करना, हाथ से उठाया फलाने को दे दिया, तो ये सारे तरह के कम्युनिकेशन के प्रोसेस को ये कराता है। और इस तरह लाइफ के प्रोसेस कैरिड आउट होते हैं। मैन्युफैक्चर करता है रेड ब्लड सेल, ये तो मैंने बहुत पहले बता दिया था, वो अब बता रहा है, ठीक है। स्टोर करता है मिनरल्स, है ना, कुछ नेसेसरी फॉर लाइफ, जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, जैसे फॉस्फेट, कैल्शियम, ये सारी चीज को ये रखता है अपने अंदर। अब आते हैं स्ट्रक्चरल एनाटॉमी, हम लोग आ रहे हैं क्या चीज में, स्ट्रक्चरल एनाटॉमी में। द बोन in our body can be divided in 3 generic group, ठीक है। हम बोला था ना शुरू में कि हड्डी को भी अलग अलग ग्रुप्स में, कैटेगरी में, टाइप में बांटा गया है। तो 3 जेनेरिक ग्रुप में हड्डियों को बांटा गया। वो हड्डी जो लंबी होती है उनको लॉन्ग बोन कहते हैं, जो हड्डी छोटी होती है उसको शॉर्ट बोन कहते हैं, और जो हड्डी चौड़ी होती है उसको हम लोग फ्लैट बोन कहते हैं। फ्लैट बोन कहाँ होता है, हम लोग का स्कल का जो बोन है ये बेस्ट एग्जांपल है फ्लैट बोन का, जिसमें आपका फ्रंटल हो गया, प्राइटल हो गया, ऑसिपिटल हो गया,
ऑक्सीपिटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, दीज आर द फ्लैट बोन, चौड़े चौड़े हड्डी है, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले हम लोग लॉन्ग बोन के, लंबी हड्डी, हाथ की हड्डी हो गया रेडियस अल्ना, यहां हो गई ह्यूमरस, फोर आर्म, आर्म, ठीक है, थाई की फीमर, फिर नीचे पैर के, ठीक है, टिबिया फेब्यूला, फुट में कैल्केनियम, कैल्केनियस, है ना, टार्सल, मेटा टार्सल, फ्लेंजेस। लेकिन ये जो लॉन्ग बोन की बात हो रही है तो हमको फुट में तो जाना नहीं चाहिए, हमको ऊपर का लेग का हिस्सा देखना चाहिए। तो लेग में टिबिया फेब्यूला, फिर फीमर, थाई में, हाथ में ह्यूमरस, टिबिया फेब्यूला, उंगली में लंबी ही हड्डी मान सकते हैं हम लोग, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं मेटाकार्पल। तो दीज आर दी लंबी हड्डी, लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन हो गया, ठीक है। यहां पर भी कुछ नाम दिया हुआ है, लॉन्ग बोन में फीमर, टिबिया, फिब्यूला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस आ जाता है। फेलेंजेस ये वाला हो गया, है ना। फेलेंजेस के बाद यहां पर की हड्डी भी लंबी होती है, जिसको हम लोग मेटाकार्पल कहेंगे। और जो पैर में जो मेटाटार्सल होता है वो भी लंबी होता है टार्सल के बाद। तो ये सारे लॉन्ग बोन्स होते हैं। जो लॉन्ग बोन मैच्योर होते हैं उसके 3 डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं। लॉन्ग बोन, मैच्योर लॉन्ग बोन हैव 3 डिस्टिंक्ट जोन, उसके 3 डिस्टिंक्ट जोन। जैसे मैंने पेन पकड़ा, इसका 3 डिस्टिंक्ट जोन है। देखिए, एक हिस्सा जो निब का हो गया, निब, दूसरा हिस्सा जो इसके ऊपर का हो गया, एक ऊपर वाले को अपर एंड कह सकते हैं, नीचे वाले को लोअर एंड कह सकते हैं, और ये दोनों के बीच का जो लंबा हिस्सा हो गया इसको हम शैफ्ट कह सकते हैं, पेन का शैफ्ट। ठीक इसी तरह हड्डी में जो ऊपर वाला एंड है इपीफाइसिस है, मेटाफाइसिस, इपीफाइसिस है, मेटाफाइसिस और डाइफाइसिस होता है, 3 पार्ट होता है, ठीक है ना। इपीफाइसिस, मेटाफाइसिस और डाइफाइसिस, ठीक है। मैं इसको बता देता हूं। अगर मान लीजिए मैं एक ब्लैंक पेज खोलता हूं, 1 मिनट तो बचा हुआ है। अगर मान लीजिए, तो ब्लैंक पेज नहीं खोलेंगे, हम यहीं पर बताते हैं। एक हड्डी बना लिया, ठीक है, हड्डी बनाया, इसका नीचे का पार्ट बना दिया, यहां से यहां तक के हिस्से को हम लोग इपीफाइसिस कहते हैं, ठीक है। और फिर यहां से यहां तक के हिस्से को मेटाफाइसिस कहते हैं, और फिर यहां से यहां तक, है ना, डाइफाइसिस, नीचे तक ये वाले को क्या कहेंगे, डाइफाइसिस कहेंगे। फिर यहां पर हो गया मेटाफाइसिस,